नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों पीएम मोदी पूरे वर्ल्ड में इतने ज्यादा फेमस हैं और आखिर क्या वजह है कि पूरे दुनिया के लीडर्स उनको बेहद पसंद करते हैं। हम चर्चा करेंगे पीएम मोदी की पर्सनैलिटी के बारे में। आखिर उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या खास बात है कि हर कोई उनसे अट्रैक्ट होता है। यहाँ तक कि क्या आप जानते हैं, पापा न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने तो पीएम मोदी के पैर ही छू लिए थे। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बसीन ने एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में जब पीएम मोदी को होस्ट किया था, तब उन्होंने सबके सामने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। सोचिए, वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े लीडर्स हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो कोई तो खास बात होगी ना हमारी पीएम मोदी की पर्सनैलिटी में। और तो और यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो जापान के कोर्ट समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑटोग्राफ ही मांग लिया था। और अगर इस पर गौर करें तो सोचिए कि ये सब किसके लिए, एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के लिए जो उनके देश के भी नहीं है। इतना सम्मान उनको दिया जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी बहुत पसंद है तो वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल सके। और क्या आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन पीएम तो पीएम, उनके अपोजिशन लीडर्स भी जेलस थे कि एक दूसरे देश के पॉलिटिकल लीडर का नाम एक ऑस्ट्रेलियन स्टेडियम में 20,000 लोग कैसे चिल्ला सकते हैं। अब शायद बहुत सारे लोग इसको मोदी जी का चमत्कार कहेंगे, पर उनका व्यक्तित्व और सोच ही ऐसी है कि हर किसी को प्रभावित कर देती है। तभी तो सोचिए, भारत तो भारत, पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं। और एक फेमस जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने अपने करिज्मेटिक लीडरशिप थ्योरी में कहा था कि उसे बिहेवियर अपीयरेंस तो आता है, ओरिजिनली वो सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिक्स से भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड होता है। बस आज इसी चीज को हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर क्यों और कैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज पूरे वर्ल्ड के फेवरेट लीडर बन चुके हैं और पूरी दुनिया से उनको इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। हम मेजरली 4 चीजों पर बात करेंगे: वोट बैंक पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी एंड डिसीजन मेकिंग। तो अगर हम सबसे पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की पॉपुलेशन डबल होके उनकी टोटल पॉपुलेशन का 3% बन चुकी है। जबकि क्या आपको पता है, इतना रिप्रेजेंटेशन तो आज इंडिया में 3rd और 4th लार्जेस्ट ग्रुप क्रिश्चियंस और शेख्स का भी नहीं है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इलेक्शन के समय इन इंडियन वोटर्स को जीतने के लिए एक्स ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इंस्टाग्राम पर मद्रास करी के साथ सेल्फी पोस्ट कर रहे थे। वही करंट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ हिंदू देवी देवताओं की आरती करते हुए नजर आए थे। इसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि एक्चुअल इलेक्शन से पहले होने वाले एग्जिट पोल सर्वे में जिस कैंडिडेट को 40% इंडियंस ने वोट किया था, वही कैंडिडेट फाइनली इलेक्शन भी जीता। और हैरानी की बात तो ये है कि सेम चीज हुई 2020 में यूएस के साथ। करीब 72% इंडियन अमेरिकन प्लान कर रहे थे कि वो बाइडेन को वोट करेंगे, और देखिए ना, वही हुआ जो सोचा था। जब ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ऐसे बाकी सब डेवलप्ड नेशंस में इंडियन डिस्प्यूरा को एक डिसाइसिव पोजीशन में देखा जाएगा, तो दुनिया भर के 150 से ज्यादा डेवलपिंग नेशन के सामने इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की किस तरह से ग्लोबल इमेज बनेगी और पूरी दुनिया उनको किस तरह से पहचानेगी, ये अपने आप में ही हैरान कर देने वाली बात है। और यही बात आ जाती है मोदी जी की पर्सनैलिटी के पीछे सेकंड रीजन, जियो पॉलिटिक्स। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पैसिफिक नेशन पापा न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी को ग्लोबल साउथ के देशों का लीडर कहा था। उनके हिसाब से दुनिया के ऑलमोस्ट सभी डेवलप्ड देश नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थन एशिया में स्थित हैं, जबकि उनकी ज्यादा से ज्यादा परेशानियों को सहने वाले डेवलपिंग वर्ल्ड तो साउथ में बसते हैं। इसी के साथ काफी सालों तक इस ब्लू ग्लोबल नॉर्थ ने कॉलोनीज वाला बनाकर रेड ग्लोबल साउथ को एक्सप्लॉइट भी किया है। इसीलिए इस सब को देखते हुए हाल ही में ग्लोबल साउथ के 14 पैसिफिक आइसलैंड देश जैसे कि कुक आइसलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइसलैंड, पापा न्यू गिनी, टोंगा एक्सेट्रा, ये सभी देश ग्लोबल साउथ के ब्राइट स्पॉट यानी इंडिया को अपना लीडर मानना चाहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उनके पैर भी छुए थे। हम भारतीयों में पैर छूने का अर्थ होता है अपने सामने वाले को सम्मान देना। पर आप ये तो जानते ही हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। और जितनी जानकारी हमें है उसके मुताबिक यही लगता है कि पैसिफिक आइसलैंड या फिर इन जनरल ग्लोबल साउथ की बात करें तो पीएम मोदी और इंडिया भी अपना ही फायदा देख रहे हैं। एक्चुअली ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा, पर प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोदी जी ने ग्लोबल साउथ के इश्यूज को उठाने के लिए 14 पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज को मिला के एक फोरम बनाया था, फोरम ऑफ इंडियन एंड पैसिफिक आइसलैंड कंट्रीज, FIPIC। इसके जरिए उन्होंने सोचा कि वो किसी सुपर पावर कंट्री की तरह ग्लोबल इशू की बात करेंगे, लेकिन उनकी नहीं, जिन पर सब लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, रशिया और यूक्रेन वॉर, जिस पर हाल ही में सब लोग बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके बदले वो कुछ ऐसे इश्यूज पर बात करना चाहते थे जो लोगों की जानकारी से बाहर है। और जानते हैं, अगर
अगर इंडिया को लाइमलाइट पर लाना है तो हमने सोचा एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो यूनिक हो। तो फिर बस क्या था, इंडिया ने ग्लोबल साउथ का एक नया मुद्दा खड़ा किया और वहाँ चलते हुए इश्यूज को भी इस इश्यूज से लिंक कर दिया। यानी मैदान तो तैयार था और अब बस एक छोटी सी चीज की कमी थी, छोटा सा इन्वेस्टमेंट। जैसा कि हम जानते हैं एक छोटा इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा देता है। जरा सोचिए कि कोई देश आपके उठाए मुद्दों पर टाइम और मनी क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर आप उसके देश में सिर्फ शब्द इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे नहीं। तभी इंडिया ने उन सारे 14 पैसिफिक नेशन के कल्चरल, स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल बेटरमेंट के लिए इंडिविजुअली करीब 2 लाख USD पर ईयर हर साल का फंड अलॉट किया और साथ ही उनके ब्यूरोक्रेट्स को इंडिया में ट्रेनिंग देने का वादा भी किया। मैं जानती हूँ ये सुनने में एक वेस्ट ऑफ मनी लग रहा होगा, परंतु 14 देशों के लिए यूज होने वाले इस फंड को अगर हम मिलाकर भी कैलकुलेट करें तो ये हमारी GDP का बस 0.0001% है। पर इसके बदले हमारा देश इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ग्लोबल लेवल पर एक सेंट्रल स्टेज मिल सकता है। और तो और इसका रिजल्ट भी दिखने लग गया है। दुनिया भर में सभी पावरफुल ग्लोबल लीडर्स में से PM मोदी की अप्रूवल रेटिंग पिछले 4 सालों में लगातार हाईएस्ट बनी हुई है, जबकि USA दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बाइडेन की अब तक की हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग मोदी जी के पिछले कुछ सालों में आए हुए लोएस्ट रेटिंग से भी कम है, जो हमें ये बताता है कि मोदी जी की पॉपुलर पर्सनालिटी पूरी दुनिया में कितनी फेमस है। और क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि बाकी लीडर्स आपस में कैसे मिलते हैं और मोदी जी कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लीडर्स के साथ? आप इन लीडर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक अलग सा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा। आप इन्हें कभी नहीं देखेंगे एकदम गर्म जोशी से गले मिलते हुए। पर अब देखिए यही सेम लीडर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कैसे मिलते हैं। बस बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर साफ दिखता है कि मोदी जी के मामले में ऐसा लगता है जैसे कि 2 देशों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बल्कि 2 पुराने दोस्त मिल रहे हो। इनफैक्ट एक बार तो मोदी जी ने खुद बताया था कि वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलने गए थे, वो भी रात के 11 बजे, लेकिन उनकी बातें सुबह के 4 बजे तक चलती रही। तो इससे ये साफ होता है कि ये पर्सनालिटी इन्हें इन वर्ल्ड लीडर से काफी क्लोज रिलेशन बनाने में मदद कर रही है। पर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये सब पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्ल्ड स्टेज पर बाकी पावरफुल ग्लोबल लीडर से जब इस तरीके से मिलते हैं तो इसमें इंडिया को 2 चीजें मिलती है। पहले तो मोदी जी उनके यूनिक स्टाइल के कारण लीडर्स के बीच अलग से हाईलाइट हो जाते हैं और चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। और दूसरा, इंडिया की इन हाउस पॉपुलेशन को बड़े देशों के साथ बराबरी का एहसास होता है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो पर्सनैलिटी है इसका इंडियन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में कितना बड़ा रोल प्ले होता है, क्या फायदा होता है और क्या फायदा नहीं होता है, उस डायरेक्शन में हम नहीं जा रहे। पर हाँ, इतना जरूर है कि वो इससे एटलीस्ट पूरी दुनिया में चर्चा में रहते हैं और उनके रिलेशन बाकी लीडर्स के साथ कंपैरेटिवली अच्छे हो जाते हैं। अब जानते हैं लास्ट रीजन, जो है मोदी जी की स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर। इस पॉइंट पर तो हम स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहे कि जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं वो सही है या गलत। हम बस ये बता रहे हैं कि उन्होंने काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में डिसीजन लिए हैं जो अपने आप में ही दूसरे लीडर्स के साथ रिलेशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो देखिए 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो इजराइल का दौरा करते हैं, यानी उसको विजिट करने आते हैं। इससे पहले अरब नेशन की नाराजगी से बचने के लिए किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं किया था। इसके बाद उसी साल जब इजराइल यूनाइटेड स्टेट के सपोर्ट में जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाने का यूरोप में प्रपोजल रखता है तो इंडिया अरब नेशन के साथ मिलकर उसे स्टक डाउन कर देता है। और ये सब के बाद भी 1 महीने के अंदर अंदर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने करीब 100 इजराइल कंपनीज के 130 बिजनेस डेलीगेट्स को लेकर फिर भी इंडिया में आते हैं और 9 कॉर्पोरेट डील साइन करते हैं। क्या आप इस सब के पीछे का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे की डेवलपमेंट्स को देखकर ग्लोबली अब इंडिया को उस स्टेज पर देखा जा रहा है जहां वो बिना किसी वर्ल्ड पावर या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हुए खुद का ग्लोबल एजेंडा खुद से सेट कर सकता है। ऐसी डिप्लोमेसी बिना किसी बैकलैश के और कौन सा देश कर सकता है? प्रोबेबली बस यूएस, क्योंकि एक तरफ वो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल का सबसे बड़ा क्लोज लाइन है। एक ही टाइम पर यूएस के दोनों दुश्मन देशों के साथ अच्छे रिलेशन होना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। ऐसे में क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप में इंडिया भी इसी रास्ते पर निकल रहा है तो एटलीस्ट इससे ऐसा पोर्ट्रे होता है कि अनडाउटली मोदी जी को भी एक टफ पावरफुल लीडर के तौर पर देखा जा रहा है जिसे तोड़ पाना काफी मुश्किल है। इसका एक और एग्जांपल है यूके के साथ चल रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूके की बिगड़ती इकोनॉमी के कारण अब सिर्फ 2 महीने में उनके 2 प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। ऐसे कंडीशन में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए एक लाइफ सेविंग बन सकता था, लेकिन 2020 में ही ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी डील पर पहले तो यूके के होम सेक्रेटरी स्वेला ब्रेवामैन ने पानी फेर दिया यूके में बढ़ते इंडियन इमिग्रेशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट पर सवाल उठा के। और उसके बाद जैसे ही मामला हल्का सा ठंडा हुआ तो वहां की इंडियन एम्बेसीज पर खालिस्तानी अटैक और उस पर यूके पुलिस के ठंडे रिस्पांस ने एफटीए को पूरी तरह से आईसीयू में पहुंचा दिया, यानी कि एफटीए का एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये खालिस्तानी अटैक पर तो आपको याद होगा कि जब वहां पर ये अटैक हुआ था तो यूके की पुलिस ने कोई
रिस्पॉन्स नहीं किया था। तो इंडिया ने भी इंडिया में जो यूके की एम्बेसीज थी वहाँ से सिक्योरिटी को कम कर दिया था, मतलब बेसिकली जैसे को तैसा, वो भी यूके के साथ। सो इंडिया अंडर पीएम मोदी इज क्लियर कि ये बड़े देशों का हैंडशेक विद वन हैंड एंड नाइफ विद अदर हैंड, ये वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। इनफैक्ट बड़े देश ही क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इन जनरल भी काफी क्लियर कर दिया है कि नेशनल प्राइड, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के साथ अब बिल्कुल भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलने वाला। ये पुलवामा अटैक में भी सेम हुआ था। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट अपने एक्शन को लेकर काफी क्लियर थी, लेकिन सब कुछ एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी के तहत किया गया था। इस अटैक के दूसरे ही दिन इंडिया ने तुरंत 25 देशों को पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट के क्लियर एविडेंसेस दिए, ताकि इसके बाद इंडिया जो एक्शन लेगा वो एक्शन लेजिटिमाइज हो सके। इसके बाद जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक किए तो अगेन 12 देशों के साथ ऑपरेशंस की डील शेयर किए गए, ताकि सिविलियंस को कोई चोट नहीं हुई है इसका प्रूफ सबके सामने आ सके। तो ये स्ट्रेटेजी से इंडिया ने पहले तो बताकर मारा और दूसरा उसने टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, क्योंकि इससे पहले इंडिया हमेशा टेररिज्म से सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही करता आया है। जैसे 1989 में टेररिस्ट को छोड़ देना, क्योंकि उनके साथियों ने उस समय के एलिगेटली होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया सैयद को किडनैप कर लिया था। अब मैं यहाँ पे एलिगेटली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रुबैया ने कश्मीरी पंडित्स को मारने वाले यासीन मलिक को आइडेंटिफाई कर लिया था, पर इसके बावजूद रुबैया की बहन और एक्स जम्मू और कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती खुद यासीन मलिक को हाल ही में प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। खैर ये मामला जो भी हो, पर अब इंडियन लीडरशिप में टेररिज्म को टॉलरेट करने से सीधा मना कर दिया है। इसलिए मणिपुर में मारे गए इंडियन सोल्जर का बदला लेने के लिए म्यांमार में ऑपरेशन हॉट परसूट चलाकर टेररिस्ट का सफाया किया गया। इन सब एक्शन से 21st सेंचुरी में इंडिया की एक ऐसी इमेज बनती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है, और ऐसा सिर्फ वही देश कर पाते हैं जो काफी डेवलप्ड हो। इसलिए ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉपुलैरिटी में एक मेजर फैक्टर बनता है। इनफैक्ट समय का खेल देखो, 2005 में जिस यूएस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का वीजा कैंसिल किया था जब वो सीएम थे, आज उसी यूएस के प्रेसिडेंट मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। इस पूरी वीडियो में हम कहीं ये बात नहीं कह रहे कि सिर्फ मोदी जी के आने के बाद ही सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन एक चीज को कोई झुटला नहीं सकता कि आज इंडिया को लेकर जो एक ग्लोबल एटीट्यूड है वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। पर इसके बारे में आपको क्या लगता है कि हमारे मोदी जी पूरी दुनिया भर में फेमस है? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो कमेंट कर जरूर बताएं और अपनी बनी हुई राय को हमारे साथ शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके ओपिनियंस भी हम जान सकें कि आखिर दुनिया के लोग मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं। इसके साथ ही मोदी जी की पॉपुलैरिटी को जस्टिफाई करने का एक सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि वो पाकिस्तान जो पहले इंडिया के खिलाफ था, आज वहाँ के सारे लोग इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो अगर आपकी भी मोदी जी के बारे में सेम ही राय है और आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपकी भी मोदी जी के बारे में सेम ही राय है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।